वेस्ट ने रशिया के ऊपर challenges throw up किए. Russia came up with an answer to that. It is managing itself as a power जो कि नहीं चाहेगी कि उसको आके उसके डोर स्टेप्स पे तंग किया जाए. I don't think so Russia has any plans of moving out or threatening Europe जैसे यूरोप फील करता है. प्रेसिडेंट ट्रम्प की बहुत सी तो हमें पता है क्वालिटीज. फर्स्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट जिसने कोई नई वॉर शुरू नहीं की. And he mentioned that to catch a mouse it doesn't have to be a black cat or a white cat. As long as the cat catches a mouse it's a good cat. अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ थॉट बिहाइंड थिंग्स. आज हमारे साथ मौजूद एक बहुत ही खास मेहमान हु इज़ जॉइनिंग अस ऑल द वे फ्रॉम रशिया. वैसे वो आज कल तो इस्लामाबाद या कराची, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वहाँ पर आए हुए, बट ही इज़ बेस्ड आउट ऑफ रशिया. ही इज़ डूइंग हिज पोस्ट डॉक्टरेट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ टॉम्स्क और टॉम्स्क स्टेट यूनिवर्सिटी. इससे पहले ही वज़ एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कज़ान. उन्होंने इससे पहले एक PhD की हुई है जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर है, विच इज़ बेसिकली इंस्टीट्यूशनलाइजिंग सिविलियन कंट्रोल ऑफ द मिलिट्री. दुनिया भर में ये कैसे होता है, क्या उसके पीछे थॉट थी, बड़ा टची टॉपिक है. आई वुड लव टू नो मोर कि एज एन एकेडमिक हाउ डिड यू अप्रोच दैट टॉपिक एज वेल. बट मोर इम्पॉर्टेंटली एक सर्टन चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर होता हुआ हमें नज़र आ रहा है. हम बहुत सारी डिफरेंट खबरें सुन रहे हैं फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड आई वुड लव टू डाइव डीपर इनटू दैट. US की पावर किस तरह से वीकन हो रही है, रशिया सडनली हमें राइज होता हुआ क्यों नज़र आ रहा है, चाइना की क्या गेम है, वो खामोशी खामोशी, what is China doing right now and how will all of this impact the global south, but more importantly पाकिस्तान. हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अली एहसान साहब. सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो. It's great to join you for the discussion. And thank you for inviting. थोड़ा सा I just want to start the conversation कि अगर मैं आपसे पूछूं quite simply, how do you see the world right now in 2024? A lot has happened recently, and so what is your view of the overall, global dynamic, the global world order? The world, I think, is more divided than being connected in a way that they could take all the challenges that it is facing as common challenges. And the reason behind it is because of the rise of the other powers. China, of course, has कहते हैं ना, उसने टाइम को बाइट किया और उसके बाद it has managed to progress. Or the last stage of its biding time and doing something was related to the build-up of its military, which is now it is executed. 2030 तक उसको complete कर, which means addition of more aircraft carriers and other things that it wants to achieve. तो एक तो ये चीज़ है कि जो, और फिर रशिया को आप कहते हैं in terms of its resurgence, because रशिया तो as a great power exist करता था, but it went down when it disintegrated. But 2 decades of Putin's, at the helm of affairs, and he's managed to turn around the Russia and as a great power. So now it has also started looking at the problems in the world and having a say. आदत नहीं थी अमेरिका को यूनिपोलर वर्ल्ड के मोमेंट पे ये कुछ देखने की और सुनने की. अब जब उसको ये देखना और सुनना पड़ रहा है तो इश्यूज हमारे सामने आ रहे हैं और पढ़ते हैं इन फॉर्म ऑफ हाउ both powers don't like what's happening in Gaza. Absolutely, अगर आप उनकी स्टेटमेंट्स डाल दें, they don't like what is happening in Gaza. और उसके लिए वो अमेरिका से, I'm sure they are in conversation in how they want. But जब वो आप ऐसा कर रहे हैं वहाँ पे, तो मैं समझता हूँ आप अपना मॉरल ग्राउंड ही लूज कर देते हैं अमेरिकन टू बी एबल टू से समथिंग टू द चाइनीज और टू से समथिंग टू द रशियंस. बिकॉज ठीक है, आपका एज पर योर स्ट्रेटेजिक लॉजिक आप चाह रहे हैं कि इनसिक्योरिटी आप इसराइल की जो है उसको इनसिक्योर ना होने दें. बट द मेथड दैट यू हैव एम्प्लॉयड टुगेदर विद योर पार्टनर इन रिलाई देयर इज समथिंग दैट इज नॉट लाइक बाय दीज पावर्स. एंड आई थिंक दैट्स इफ द क्वेश्चन इज कि जियोपॉलिटिक्स, तो जियोपॉलिटिक्स में मैं समझता यही हूँ कि इन दोनों को जो मसला है वो दोनों एलिमेंट्स जियोपॉलिटिक्स के, ज्योग्राफी का भी और पॉलिटिक्स का. जबकि अमेरिका को ज्योग्राफी का कोई मसला नहीं है, बिकॉज with both the oceans on its one and the other side, no power can really make an effort to go and do what Americans and the NATO is doing with Russia, just encroached, बिल्कुल उसके borders पे पहुंच गए. Yeah. Interesting. I recently visited Russia a couple of times, and I was
quite surprised to find that there's a lot of Russian involvement in Africa recently, where post-colonized Africa still had a lot of remnants of the colonial past, right? चाहे वो gold extraction में हो, uranium extraction में हो, बड़े hegemonic किस्म के उनके institutionalized financial systems ऐसे बने हुए थे जिसमें वो बना ही extraction के लिए था. And so we thought that Africa was free, but वो one of the reasons why it was never able to get out of the mess was कि legal international order को follow करते हुए systems and banks and foreign companies, चाहे वो French हो या British हो या American हो, वो आके continuously resources extract कर रहे थे. And recently we saw कि वहाँ पर French को उन्होंने बाहर निकाला from the uranium mines. Yeah, We saw कि Niger. वहाँ पे changes Niger ने regime changes हो रही हैं, and we're hearing a lot of Russian involvement, either overt or covert, sometimes in the form of Wagner, जो कि जा रहा है और जाके उनको वो military space provide कर रहा है in terms of ज़ाहिर factions exist करते हैं हमेशा from different great powers की support से, but उसमें Wagner is playing a very interesting role. And meanwhile जहाँ पर वो रशिया की वो वाली involvement है, वहाँ पे चाइना की एक sort of economics की involvement है, जहाँ पे they're coming in and they're saying, listen, you want development, you want to build yourself, grow yourself, so we'll come in and we'll help and support you. And so जितने भी African representatives से मिला when I was in Russia, I was there for a couple of conferences. Interestingly, everybody was all about Russia and China. Like it was, I did not expect the amount of positive sentiment that I found towards Russia and China, and the amount of negative, and which is a growing negative sentiment towards the collective West, but particularly the US. I feel like Pakistan में we often miss that because हम Anglo-Saxon world को से निकले हैं, हम अंग्रेजी को ही use करते हैं as a tool to get what's happening in the world. Tell me about, you mentioned the role of Russia कि वो वापस उसने rise किया, and now it's sort of flexing its muscles and it's changing the way the world works, right? How is that happening? Why is that happening? I mean, Russia is not as big as the US right now. Why is it choosing to flex its muscles now and trying to flip a lot of the global south, and particularly जो narrative वो लेकर आ रहे हैं जिसमें वो बड़ा popular narrative है. We have been treated unequally for far too long. We need to now connect together and grow as well. Tell me a little bit about that. देखिए, आई थिंक इसका बहुत बड़ा जो ताल्लुक है ना, मेरे हिसाब से इंटरनेशनल सिस्टम से. वी ऑल नो एंड बिलीव दैट इंटरनेशनल सिस्टम इज अनार्किक. और जब आप कहते हैं अनार्किक है, इसका मतलब है देयर इज नो सुपीरियर पावर टू बी एबल टू कंट्रोल द अदर पावर्स दैट आर देयर. कोई ऊपर से कुछ कंट्रोल नहीं कर सके. अगर यूएन आप कहते हैं तो हमें पता है कि यूएन कितना इफेक्टिव या इनइफेक्टिव. तो उसको जब आप अनार्किक सिस्टम में आप देखते हैं तो जो ग्रेट पावर्स हैं दे हैव ऑलवेज ट्राई टू मैक्सिमाइज देयर पावर. ये तो एक हिस्ट्री है जो काफ़ी अच्छे से चल रही. और आप रशिया को जब आप रशिया ने एक टाइम गुजारा जिसमें कि इट वेंट डाउन, डिप्ड डाउन, बट व्हेन इट रिसर्च्ड इट वाज ऑलवेज अ ग्रेट ऑयल और गैस की बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी. इट ओनली नीडेड सम काइंड ऑफ अ प्रॉपर मैनेजमेंट टू बी एबल टू रिक्रिएट व्हाट इट हैज मैनेज्ड. इट हैड फॉरेन रिजर्व्स थे, बहुत कम थे, बहुत राइज कर गए पुतिन के टाइम. डेट था बहुत कम, बहुत ज़्यादा था, बहुत कम हो गया. एंड दैट्स हाउ इट मैनेज टू अगेन get itself together. And one of the factor that told us कि वाकई कुछ फर्क पड़ गया was its involvement in Syria, where it went in and a client state को उसने support किया. और वहाँ पे जो regime जो कि बिल्कुल change होने जा रही थी और उसको अमेरिका was almost able to topple it, रशिया ने sustain किया और अभी military presence वहाँ पे. But सिर्फ वो नहीं, in terms of how the West together with the Americans जब इन्होंने एक्सपेंशन की NATO की और इंक्रोचमेंट शुरू की तो रशिया was not ready to accept it. And national security का ऐसा इशू है जिसको जो which is a buzz, जो बड़ा अच्छे तरीके से it buzzes the mind of the Russians. और उनको ये बुरा नहीं लगता. They understand कि किस तरीके से West has come forward and just come on their doorsteps. And that is why they agree with Putin in what he's doing and how he's doing it. I think रशिया की रिसर्चेस और फिर जो भी वेस्ट ने रशिया के ऊपर चैलेंजेस थ्रो अप किए
तो ये रशिया केम अप विद एन आंसर टू दैट. अगर आप देख लें सैंक्शंस के रिलेटेड, तो अब रशिया की जो मिलिट्री इंडस्ट्री है, इंस्टेड ऑफ हैविंग लॉट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, उसके एम्प्लॉयमेंट के आप देखें तो वो रेज हो गया लेवल, बिकॉज देयर लॉट ऑफ पीपल गेटिंग एम्प्लॉयड इन द वे दैट मिलिट्री इंडस्ट्री स्टार्टेड वर्किंग. बिकॉज चाइना से भी सपोर्ट है, ईरान से भी है, नॉर्थ कोरिया से भी है. सो इट इज मैनेजिंग इट सेल्फ एज अ पावर, जो कि नहीं चाहेगी कि उसको आके उसके डोर स्टेप्स पे तंग किया जाए और उसको 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 प्रॉब्लम क्रिएट किया. I don't think so. Russia has any plans of moving out or threatening Europe, जैसे यूरोप फील करता है और बार बार कहता है. Then I think is something which I don't agree with, because उसके लिमिटेड ऑब्जेक्टिव है जो उसने अचीव कर ली, और वो उस पे बैठकर अब चाहता ही है. रशिया इज इन अ ग्रेट पोजीशन टू बी एबल टू कम ऑन द नेगोशिएटिंग टेबल. आप कहते हैं ना, जब जंग होती है तो आप बेसिकली इट्स द पोजीशन ऑन द ग्राउंड, दे डिक्टेट द टर्म्स that would be there when you sit on the ring. So I think Russia is in a great position. ये कुर्स का जो इन्वेजन किया बेसिकली वो द पर्पस ऑफ यूक्रेन, इस पर्पस से था कि मे बी व्हेन दे सिट ऑन द नेगोशिएटिंग टेबल एंड वी डू नॉट नो कि कैसे होगा, बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज अबाउट प्रेसिडेंट ट्रम्प कमिंग इन. वी आर लुकिंग एट मे बी अ न्यू अमेरिकन प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट ट्रम्प की बहुत सी तो हमें पता है इज क्वालिटीज, बट एक एज अ प्रेसिडेंट उनकी जो फर्स्ट टर्म की क्वालिटी है जो कि वर्ल्ड रिकग्नाइज करती है, वो ये है कि प्रेसिडेंट कार्टर के बाद ही इज द विच इज लाइक एंड ऑफ 80s, उसके बाद ही इज द फर्स्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट जिसने कोई नई वॉर शुरू नहीं की. अदरवाइज हर प्रेसिडेंट ने की है. सो ही वुड लाइक टू I think stay with such a reputation. He's been an anti-war president, but when you look at the way that he's aligned with the Israelis and को जिस तरह से support करते हैं, तो मुझे उधर से तो कुछ hope नहीं नजर आता. But Ukraine के related, I think, with President Putin, he might find a way to. He says that I will end this war in one day. That's his statement. I don't know how we're able to do that. लेकिन he says that maybe he'll find a way. कैसे करें? इंटरेस्टिंग. आपने ऑयल एंड गैस का मेंशन किया रशिया के बारे में, एंड पाकिस्तान में जब हम देखते हैं हमारी इवन इंटरनल पॉलिटिक्स में, सो द प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैड अ फेमस विजिट टू रशिया दैट चेंज्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर द रीजन एज वेल. उसी टाइम के ऊपर यूक्रेन वॉर भी अनाउंस हुई. उस जो ट्रिप था उस पर बड़ी बात हो रही थी कि जी रशिया से गैस पोटेंशियली हम लेकर आएंगे पाकिस्तान के अंदर, और रशियन इन्वेस्टमेंट इनटू द सॉर्ट ऑफ नॉर्थ साउथ गैस कॉरिडोर, उसके बारे में बात हो रही थी. एक कनेक्टिविटी की बात हो रही थी रशिया के साथ. एंड देन सडनली वी सॉ अ स्विच, जो कि चलें पॉलिटिक्स साइड पे कर लें 2 मिनट के लिए, बट एक पॉलिसी की बात होती है, राइट? सो इवन अ मैटर ऑफ पॉलिसी वो सारा फ्लिप हो गया पाकिस्तान में, जहाँ पर हम हमारी 40 साल की एक पॉलिसी थी कि हमने अफगानियों को स्ट्रेटेजिक डेप्थ बनानी है वहाँ पर फाइनली रिजीम चेंज होगी तो हम अपनी उस रिलेशनशिप को इस्तेमाल करेंगे. मेजॉरिटी उनकी पॉपुलेशन जो है वो यहाँ से पढ़ के गई है, वो इस कल्चर को समझती है, हम उर्दू में उनसे नेगोशिएट करेंगे. बड़े ख्वाब थे हमारी इंटेलिजेंसिया के. एंड देन हम उसको देखते हैं कि जी पिछले 1-1.5 साल के अंदर हमने बड़े रूडली अफगानियों को बाहर निकाला. हम कॉन्स्टेंटली पोक कर रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा पोक कर रहे हैं, जितना करना नहीं चाहिए. अगर आप उस लेवल के ऊपर बैठे हैं, यू कैन बी द बिगर मैन and act like a bigger brother and actually get a lot of concessions from a state that is trying to find its foot, right? वहाँ पर Chinese उनके साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, रशियंस उनके साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं. वो गेटवे है टू सेंट्रल एशिया एंड बियॉन्ड, बट वो समहाउ हमने उनके साथ दोस्ती अपनी ख़त्म करने का इरादा कर लिया. मीनवाइल इंडिया के साथ सडनली आवाज़ें आना शुरू हो गई कि नहीं जी हमें अब इंडिया से दोस्ती करने की रिक्वायरमेंट है. चाइना को हमने नाराज़ कर दिया, यूएस एम्बेसडर को गवादर में ले जाकर चाइना के ऊपर अटैक्स भी होना शुरू हो गए, हम उनको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड नहीं कर पाए. सो उसके बारे में भी बड़ी आवाज़ें आ रही थी. एंड देन रशिया वाली कॉन्वर्सेशन तो कम्प्लीटली ख़त्म हो गई, राइट? एंड सो प्रॉब्लम मुझे ये आ रहा है कि जब मैं पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स को सोचता हूँ और मैं उसके सोल्यूशंस की बात करता हूँ, तो मेरे दिमाग में पहली चीज़ यही आती है, ऑयल एंड गैस एंड एनर्जी, राइट? हमारा मसला बिजली का है, हमारा मसला गैस का है, हमारा मसला पेट्रोल का है. तो आपको ईरान नज़र आता है, आपको नज़र आता है कि ईरान के पास पेट्रोल भी है, गैस भी है, हम उनसे क्यों नहीं सस्ती, और वो आपको सस्ती भी देने के लिए रेडी है, तो हम उनसे सस्ती लें ताकि हमारी पूरी इकोनॉमी के पास सस्ती एनर्जी इनपुट जाए, ताकि हमारी सस्ती चीज़ें बने,
हम खुद भी सस्ता खाएंगे, हम दुनिया को भी सस्ता बेचेंगे। अगर मैं कहता हूँ चलें वहाँ पर अमेरिका हमें आके तंग करता है, तो हम कहते हैं यार चलो रशिया के पास चले जाते हैं, वहाँ से कनेक्ट करते हैं, ताजिकिस्तान से गैस ले लेते हैं, सेंट्रल एशिया को हम गवादर के थ्रू जो है वो एक्सेस प्रोवाइड करते हैं पूरी दुनिया का। भी अमेरिका से प्रॉब्लम नज़र आती है। हमें नज़र आता है कि यार चाइना जो है, उसकी एजिंग पॉपुलेशन है, तो वो पोटेंशियली अपनी इंडस्ट्री को रिलोकेट करके पाकिस्तान में लाके अफ्रीका के लिए जो कंज्यूमर गुड्स उसने बनाने हैं पोटेंशियली, वो पाकिस्तान से बना करके विद चीप लेबर वो वहाँ भेज सकती है, एंड द बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ रेवेन्यू इन लिeu ऑफ कॉस्ट्स जो पाकिस्तान में आएगा, उससे आपकी पूरी इकोनॉमी एलिविएट हो सकती है। लेकिन समहाउ वो भी नहीं, क्योंकि अमेरिकन्स डोंट लाइक इट, राइट? एंड while all of these factors are there, हम पाकिस्तान की पॉलिसी देखते हैं तो वो सीमिंगली ऐसी है कि यार रशिया को एलिनेट करो, चाइना को एलिनेट करो, अफगानियों से लड़ाई करो, ईरान को भी जाके आंखें दिखाओ, और somehow expect the Americans to somehow come in and solve our problems. How does that make a lot of sense? I would love to hear your opinions on that. थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट एक चीज पे. डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ रशिया, आई थिंक कल ही वाज ऑन अ विजिट. तो हम एब्सोल्युटली, आपने थोड़ा बड़ा इंटेंस एक बिल्कुल ही एब्सोल्यूट टर्म्स में डिवीजन कर दिया कि एक तरफ से आई वुड गो फॉर द मिडिल ग्राउंड. राइट. और उससे पहले जो इमरान खान का विजिट था टू मॉस्को, इट वाज समथिंग, उनका वहाँ होना उस टाइप में सर्कमस्टांशियल इन अ सेंस कि जो हो गया. एंड वी शुड लुक एट इट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज आई थिंक एक प्राइम मिनिस्टर जब जाता है, विजिट करता है, different kind of a block of something. You're in one block and you're now visiting. That's phenomenal. एक बहुत ही नई चीज है. तो उस पे I think everybody is on board before he does that. Has to be on board because you can't suddenly, एक foreign policy उसमें इतनी बड़ी चीज तो एकदम तो नहीं आएगी. तो I think मुझे तो मेरे ख्याल में उसका एक बैकग्राउंड था, और वो ऐसा नहीं था कि वो कुछ बिल्कुल ही एक प्राइम मिनिस्टर की अपनी मर्जी. I don't think so. It was more institutional. It was more national. It was. Right. I do look at it from there. But then what flipped? We did see a flip there, right? In terms of क्या वो pressure आया from the other side के यार हम आहिस्ता आहिस्ता जा रहे थे दूसरी साइड के ऊपर. देखिए हमारे जो आपने जो सबसे अच्छी बात की वो ये की है कि हमारा इशू क्या है, एनर्जी. लेकिन ना इंडस्ट्री सारी अगर बैठती हैं, हमें बिजली चाहिए, हमें गैस चाहिए, काम उधर से शुरू होगा. और अजीब इत्तेफाक है कि ईरान की जो पाइपलाइन है वो हमारे बॉर्डर के ऊपर आके रुकी हुई है, और वी माइट हैव टू गो एंड सी फेस समथिंग इन द इंटरनेशनल कोर्ट इन टर्म्स ऑफ व्हाट ईरान माइट डू इन फ्यूचर. दैट्स व्हाट वी आर. एंड ऑब्वियसली जो पॉलिसी मेकर्स हैं एंड दोज हु आर द डिसीजन मेकर्स, दे आर लुकिंग एट मे बी व्हाट हेल्प विल फॉल ऑन अस इन टर्म्स ऑफ सैंक्शंस बीइंग इम्पोज्ड ऑन अस if we engage with Iran. So ईरान से गैस लेते लेते हम किसी और पाबंदियों में ना चले जाएं. I don't know because I'm not a specialist in that, but I think कि ये फिक्र बहुत है कि ऐसा ना हो. बट रशिया के रिलेटेड देखें, वो आप बड़ा इजीली ऐसा कर सकते हैं कि आप दोनों ब्लॉक से अपने इंटरेस्ट्स के रिलेटेड डील कर सकते हैं. और आई थिंक आपको करना चाहिए. अभी भी अगर ऐसा पाकिस्तान कर रहा है, अगर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, वी ट्राइंग टू कोऑपरेट इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी के मैटर्स में, ट्रेड में, कुछ एजुकेशन में, जो मैटर्स है, कल्चर, जो भी एक्सचेंजेस जिसमें हम करना चाहते हैं, अगर हम ये कर रहे हैं, तो आई थिंक हमें ये देखना है कि ये मामला बढ़े. और अगर स्टेप बाय स्टेप अप्रोच से बढ़ते हैं, कैसे बढ़ते हैं, हमें ये फ्रंट को खोलना है. वी नीड टू ओपन अप दिस फ्रंट. और ये जो अफगानिस्तान का मसला है, जैसे आप कह रहे हैं कि हम अफगानिस्तान टुडे इज अनफ्रेंडली, बट it is our neighbor, and as long as it is our neighbor, हमने उसको unfriendly नहीं होने देना. There was a situation in history where जब रशिया गया towards the Pacific, और उसने अपने आप को ईस्ट पे एक्सपेंड किया थ्रू ट्रांस-साइबेरियन रेलवे. एक पूरा एक रेलवे का सिस्टम मॉस्को से व्लादिवोस्टॉक तक, जो उनका पोर्ट सिटी है पैसिफिक के ऊपर, उधर तक गया. इट वाज अबाउट 9000 किलोमीटर्स ऑफ रेल. और अगर आप मॉस्को को कहते हैं द फ्रंट डोर ऑफ मॉस्को ऑफ रशिया, तो व्लादिवोस्टॉक को बैक डोर कहते हैं रशिया. तो ये कनेक्टिविटी जब रशिया ने की, तो उस वक्त का जो सुपर पावर थी, विच वाज ब्रिटेन, उसको ये मामला समझ नहीं आया, एंड इट अलाइड विद जापान. और जापान के साथ उसने एक अलायंस करके सिक्योरिटी का इनकरेज जापान टू अटैक रशिया
Russia lost the Russo-Japanese War 1904-1905 because Japanese को इतना ज़्यादा support किया है ब्रिटेन ने और उन्होंने ये किया. What I'm trying to relate here is हमारे साथ देखें, हमारा भी एक friendly country हमारा neighbor है. जैसे जापान की close proximity थी रशिया के साथ, ये तो हमारे साथ border share करता है. We have a shared border with the Afghanis. तो हमारे साथ जो हमारा regional hegemon था इंडिया, उसने क्या किया? It also encouraged Afghanis. और वहाँ पे रह के उसने बहुत से consulates के through बहुत कुछ the separatist movement and everything that happened in Balochistan, ये सारा को भी उधर से encourage किया गया. And we were also up at, we had to do something to fight that war. उसकी वजह से skirmishes और आपस की नाराजगियाँ और ज़्यादा बढ़ गई in the way that we fought. But there's one thing particular that I want to mention. In the case of Russo-Japanese War, the American president interfered, Roosevelt, and he was instrumental in finishing that war. In our case with Afghanistan, our problem with Afghanistan, I think, is because of Americans. Instead of America intervening to manage this as a problem that is there, I think मुझे लगता है that it wants us to be embroiled in it and continue to, मुझे कई दफा लगता है that the whole interest of the powers in the world is for us to continue to muddle through and not reach a stage where we can start, becoming a very dignified and self-respecting and an economy that is self-sustaining और खुद से. मुझे ये बहुत लगता है. तो उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम दोनों पावर्स के साथ, रशिया के साथ भी और अमेरिका में, चाइना का तो नाम इसलिए नहीं ले रहा कि मुझे लगता है कि चाइना के साथ तो हमारे पास चॉइस ही कोई नहीं, बिकॉज हमारा इतना डीप रूटेड रिलेशनशिप उनके साथ, CPEC and BRI के रिलेटेड एंड ऑन दीज प्रोजेक्ट्स एंड ऑन द प्रोमिसेस. एक फैक्टर ज़रूर है, देखें 2013-14 में शुरू हुआ था, एंड व्हेन आई लुक एट इट, इट्स बीन a decade. And एक decade के अंदर जो progress है, it has not been there as much as we all wanted it to be. और आगे उसके जो 5-year plan है और अगला 5-year plan है, उसमें कहाँ जाता है मामला? I don't know. But that's what I'm saying. So, 2-3 points जो आपने अभी इसमें mention किए, and I'm very interested to dive deeper into that. आपने कहा कि the Indians had been participating in Afghanistan and sort of pushing them away from us, right? That was a different regime. Yeah. And so we allied with the people fighting that regime in the hopes that now the new regime will come in and they will actually support us, right? And this new regime, now that it is here, वो बहुत desperately कोशिश कर रही है अपनी आप को इस economic stability देने के लिए. And so मुझे जो मसला नज़र आता है वो ये नज़र आता है कि पाकिस्तान historically and even till date, चूँकि वो एक paranoid security lens से हर चीज़ देखता है, तो उसने फिर से इस रिलेशनशिप को एक पैरानॉइड सिक्योरिटी लेंस से अप्रोच किया है, वर्सेस लेट्स से गोइंग टू द अफगान्स एंड सेइंग कि लिसन, लेट्स फिगर आउट अ वे टू इंटीग्रेट यू टू द ग्लोबल इकोनॉमी, लेट्स हेल्प यू गेट योर पीपल इनटू जॉब्स, मेक मनी. मुझे जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि द कॉन्वर्जेशन वाज वेरी डिफरेंट. जहाँ पर अफगानिस्तान जो है वो एक नई रिजीम में है, वो कॉन्ट्रैक्ट्स बांट रहा है, वहाँ पे चाइनीज़ आ रहे हैं और आके जो है ना माइनिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स ले रहे हैं, रोड के कॉन्ट्रैक्ट्स ले रहे हैं. तो क्या वजह है कि हमारा मलिक रियाज और मियाँ मंशा और हमारे बिजनेसमैन अफगानिस्तान में क्यों नहीं घुसे हुए? क्या वजह है कि हम जो है वो जाकर के पोटेंशियली उनके साथ ना सिर्फ उनको लेके बैठे बल्कि पूरे सेंट्रल एशिया को लेके बैठे हैं कि चलें जी, हम आपको कनेक्ट करते हैं with warm water so that you can trade with Africa and the rest of the world, right? These are extremely mineral rich and commodity rich countries that are landlocked, unfortunately. तो उनको तो एक बड़ा अच्छा गेटवे मिल सकता है. वहाँ पर why have we been unable to figure this relationship aspect on economic terms, which is something that actually connects people a lot more and a lot faster than dividing them? I think there are two things in this. एक तो आप politically देखें तो the engagement जो कि जिस intensity से होनी चाहिए थी, जिस regularity से होनी चाहिए थी, I think मुझे लगता है कि वो उस तरीके से नहीं. We are talking about a democratic setup here. We are talking about first being able to sort out our issues with our neighbors and then externalizing more. ये जो immediate हमारे नेबर्स के साथ हमारे इशू है, हमारी सबसे बड़ी कोशिश होनी चाहिए थी कि पहले हम इनको सेटल करें. और with the regime change that you were saying, definitely with Taliban's coming there, taking over, I think we should have now felt that it's a friendly regime, and everything that we associated with the Indians and how they were utilizing the previous government to do things that they were doing in
in Pakistan, we should have considered कि आप शायद वो चेंज हो. बट इसमें अगर आप समझते हैं और मैं समझता हूँ कि हमारी इसमें कोई कोताही है, तो आई थिंक इसके रीजंस है उसके पीछे, बिकॉज वी आर नॉट लुकिंग एट थिंग्स हैपनिंग ऑन ग्राउंड. और द सिचुएशन ऑफ सिक्योरिटी भी अब आप देख रहे हैं कि ग्रेजुअली वो खराब हो रही है. और एवरी डे वी हैव आवर सोल्जर्स लेइंग डाउन देयर लाइव्स, और कुछ ना कुछ चल रहा है. टेररिज्म इज अगेन और पाकिस्तान का इशू अफगानिस्तान के साथ वो जो है इट इज गॉन ऑन द बैक बर्नर, द पॉलिटिक्स एट ऑल द एंगेजमेंट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. और एकदम सिक्योरिटी का इशू सामने ज्यादा आ गया कि ये अफगान तालिबान जो है द सेंचुरीज एंड ऑल दैट दे आर ऑपरेटिंग फ्रॉम द साइड ऑफ द बॉर्डर. व्हेन दिस स्टार्ट्स डोमिनेटिंग, तो एनवायरनमेंट वो खराब होती जाती है. आई थिंक देयर इज स्कोप, द रियलाइजेशन इज देयर कि इसको ठीक करना है. आई थिंक मुझे तो यही समझ है कि आपको एक्सटर्नलाइज करना ही नहीं चाहिए, जब तक आप अपने घर के अपने मामलात अंदर के पहले और फिर नेबर्स के साथ सॉर्ट आउट ना करें. दैट्स द इमीडिएट स्टार्ट, एंड देन यू शुड एक्सटर्नलाइज, एंड देन यू शुड स्टार्ट लुकिंग एट मेरे बाहर कहाँ जाना है, किधर करना है और क्या नहीं करना. दीज आर इम्पोर्टेंट थिंग्स, बिकॉज ये हमारे लिए बहुत डेंजरस सिनेरियोज हैं, अच्छे नहीं. बिकॉज इट्स अ वेरी अनार्किक वर्ल्ड. वी नेवर नो टुमारो व्हाट माइट हैपन. इवेंट्स कैसे एकदम शेप करते हैं, क्या चेंजेस आती है. सो यू नीड टू मेक श्योर कि आपके जो फ्लैंक्स हैं, आपके जो बॉर्डर्स हैं, वो सिक्योर है. द regimes that are there are friendly, and there are not issues that suddenly would pop up जो आपके लिए बहुत सिक्योरिटी के इश्यूज क्रिएट कर. राइट. इस वक्त ब्रिक्स में कजान में वेयर यू वर प्रीवियसली सिचुएटेड, वहाँ पर एक ब्रिक्स समिट हो रही है, बड़ा उसके बारे में चर्चा भी हो रहा है. पोटेंशियली कहा जा रहा है कि एक नया फाइनेंशियल सिस्टम शायद अनाउंस हो, एटलीस्ट डायरेक्शन टुवर्ड्स अ न्यू फाइनेंशियल सिस्टम अनाउंस हो. उसमें कहा जाता है कि जी जाहिर है जो कोर ब्रिक्स है, उसके बाद ब्रिक्स प्लस आया, 3 नई कंट्रीज आई, फिर सुनने में आया कि जी 40 अदर कंट्रीज आर इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग. पाकिस्तान ने मल्टीपल टाइम्स कहा कि हम ज्वाइन करेंगे. पहले तो मुझे ये बताएं कि हाँ, व्हाट डू यू नो, क्योंकि हम ये उड़ती उड़ाती सुनते हैं, क्या पाकिस्तानी गवर्नमेंट एक्टिवली ब्रिक्स में घुसना चाह रही है? क्योंकि अगेन ब्रिक्स इज नाउ इंक्रीजिंगली बिकमिंग दी ईस्ट वर्सेस वेस्ट की अलायंस, एंड एटलीस्ट मीडिया उसको ऐसे ही कोट कर रही है. एंड सो वो भी एक ट्रिकी स्पेस है कि यार अगर हमने उस पर जाना है तो हम किस तरीके से जाएं कि हम दूसरे को एंटागनाइज ना करें. तो पहले तो मुझे ये बताइएगा कि डू यू थिंक पाकिस्तान इज एक्टिवली परस्यूइंग ब्रिक्स? एंड दूसरा ये कि क्या पाकिस्तान, मतलब व्हाट कैन पाकिस्तान गेट आउट ऑफ ब्रिक्स शुड इट बिकम अ मेंबर ऑफ इट? देखिए, वी आर ऑलरेडी शेयरिंग अ प्लेटफॉर्म, SCO, with Indians. एंड मैं आपको इसलिए ये पहले बता रहा हूँ कि मैंने उसको फॉलो किया, मुझे नहीं लगा कि उससे हम इतना बेनिफिट. एंड द एनिमोसिटी is quite evident in the way that whenever Pakistan and Indians are there, in terms of whatever the images that we see, the statements that have come out, and the kind of lack of progress that should be there when we've joined a big organization. नहीं हुआ अभी तक, आपको उधर से नहीं समझ आती. ब्रिक्स के भी अंदर ना we have India is a very dominating और इंडिया इज अ वेरी क्लोज डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑफ रशियंस. हम तो कोशिश कर रहे हैं रशिया के करीब जाने, वो तो उनके डिफेंस और स्ट्रेटेजिक पार्टनर. और फिर देखें ब्रिक्स के साथ डी-डॉलराइजेशन जो है, आई थिंक दैट इज ऑल्सो समथिंग जो एसोसिएटेड है इन टर्म्स ऑफ हाउ देयर इज रियलाइजेशन दैट जो अमेरिकन डोमिनेटेड इंस्टीट्यूशंस उनको रिप्लेस किया जाए विद इंस्टीट्यूशंस दैट कैन बी मोर look after the interests of the regions and the regional problems. Pakistan can extract a lot of benefit. But मेरे लिए एक इसमें सबसे अहम चीज़ जो है ना, वो पाकिस्तान की relationship with India. India is losing no time and no effort to continue to project us as a nation and a state which is not credible or which should not be trusted. That's their narrative, and that's how they are doing it. And that's where diplomacy comes in, and that's where I think we need to find a way to bridge this gap, how we are going to do. Because in this current world, if we do not have better understanding with the powers of the region, India is a great power. There is no question about that now. So we will continue to slide backwards. और जो बाकी पावर्स हैं, देखें,
they'll be more interested to listen to what India tells them, to hear more from them, because there's a huge market that India offers them, and there is a lot of trade and a lot of things that are taking place. Pakistan ka, if we take one step forward in BRIC, when India starts, flexing its muscle, its diplomatic muscle, तो हम 2 step हम फिर हमें पीछे लेने पड़ते हैं, because issues create होते हैं. तो मेरा ख्याल ये है कि हमारा इस तरफ भी जो है, जो मैंने पहले बात की कि इंटरनली हमें स्टेबिलिटी लेकर आनी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, और नेबर्स के साथ हमें ठीक होना है, फिर थिंग्स विल स्टार्ट ओपनिंग अस फॉर अस, और हमें शायद we start looking towards better future. Right. What about Central Asia, if I were to ask you? Because again, मैं अभी recently जब मैं रशिया गया तो the conversation I was hearing was very different. Even vis-a-vis India, actually, I was very surprised. Brazil की बहुत ज़्यादा representation आई हुई थी, and I was speaking to a lot of young political leaders from Brazil जो कि वहाँ पर आए हुए थे. Surprisingly, I asked them about India, and they did not have a very favorable opinion. They said a lot of them said India is the weakest link in BRICS. India is the one holding BRICS back. India की जो increasing dependence and connectivity with the West was looked at with वो थोड़ा सा ना cynicism के साथ. And so to me it seemed like a great opportunity to actually create a counter narrative at this point in time, जहाँ पर इंडिया की एक sort of strategic requirement है कि वो वेस्ट से align करे as a way to counter China. वहाँ पर जो बहुत सारी और स्टेट्स हैं, साउथ अफ्रीकन से मेरी मुलाकात हुई, दे हैड वेरी सिमिलर ओपिनियंस एज वेल. आप अगर देखें तो साउथ अफ्रीकन आर वेरी क्लोजली अलाइंड विद द नैरेटिव ऑफ द ग्लोबल साउथ, चाहे वो पैलेस्टाइन के ऊपर हो, चाहे अदरवाइज जो एंगेजमेंट्स उनकी रही हैं. एंड सो सीमिंगली इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान, अगर वो जाता है और आज जाके अपने आप को ग्लोबल साउथ के साथ आहिस्ता आहिस्ता डिप्लोमेटिकली अलाइन करना शुरू होता है. इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर आई वाज स्पीकिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम सेंट्रल एशिया, चाहे वो ताजिकिस्तान हो, चाहे वो उज़्बेकिस्तान हो, और वहाँ पर मैंने रियलाइज़ किया वी हैव अ ग्रेट कल्चरल कनेक्टिविटी. अ लॉट ऑफ द पीपल हु हैव एक्चुअली रूल्ड अस, जिसको हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, वो सेंट्रल एशिया से आए हैं. अगेन एज अ लॉट ऑफ मुस्लिम स्टेट्स, वो एक हमारा रिलीजियस कनेक्टिविटी भी हमारी उनके साथ एग्जिस्ट करती है. एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंटली देयर इज़ अ वेरी रियल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, राइट. हम कॉन्स्टेंटली ईस्ट की तरफ देखते रहते हैं कि यार इंडिया के साथ हम किसी तरह ट्रेड खोल देंगे तो सब मैजिक हो जाएगा, या चाइना जो है वो अपनी इंडस्ट्री रिलोकेट कर देगा. बट यहाँ पर राइट एट आवर डोर स्टेप वी हैव अ रीजन जो कि हिस्टोरिकली पिछले 1000 साल इज ऑल अबाउट सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान. इट्स अ लॉट लेस इफ यू स्टडी द करंट पाकिस्तानी जो बॉर्डर्स हैं उसकी हिस्ट्री पढ़ें तो आपको तमिलनाडु से कोई आता हुआ नहीं नजर आएगा, आपको तमिलनाडु की कोई कनेक्टिविटी भी नहीं नजर आएगी. आपको जरूर कहानियों में बार बार पता लगेगा कि सेंट्रल एशिया के इस शहर से ये फिलोसोफर आया, तो ये इन्वेडर आया, तो ये आया, तो वो आया. एंड सो देयर इज अ लॉट ऑफ कनेक्टिविटी ओवर देयर. हाउ डू यू सी द रिलेशनशिप? अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानियों को कॉन्सेप्ट ही नहीं है. वो उनको अगर मैं आज जाके समवन वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट आई टेल देम अबाउट ताजिकिस्तान, क्या बात कर रहे हो यार, कौन सी कंट्री, तुम मुझे लंदन का वो आपको बता देंगे, वो आपको सैन फ्रांसिस्को का बता देंगे, लेकिन वो आपको ताजिकिस्तान के बारे में उनको ऐसा इतना आइडिया नहीं है. हाउ डू यू सी द रिलेशनशिप ऑफ द सेंट्रल एशियन स्टेट्स पोटेंशियली जो डेवलप हो सकती हैं विद पाकिस्तान? देखिए, मैं when I was in Kazan and also in Tomsk, so I had this opportunity to meet a lot of students. And there are a lot of them. Yeah, Russia को they don't need a visa because former republics है, तो उनको बहुत ज़्यादा benefits in terms of how they can come there, study, scholarships and other things. मैंने कुछ देखे, एक तो लैंग्वेज का बहुत बड़ा बैरियर है. There are language barriers जो कि हमें I think that's the big thing that stops you from, we're talking about connectivity, we're talking about engagement. बहुत बड़ा बैरियर आपके बीच में आ रहा है. Russians themselves, you can't go and get educated there अगर आप जब तक 1 साल का Russian language course नहीं करेंगे, आप वो पूरा करेंगे, उसको पास करेंगे टेस्ट, then they allow you to do. तो मेरे ख्याल में एक लैंग्वेज का है. दूसरा आई थिंक जो अंडरस्टैंडिंग है वो पाकिस्तान के लेवल पे भी और रशिया के लेवल पे, फ्रॉम द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू, एक कनेक्टिविटी के लिए स्टैंड कंट्रीज सारी शामिल, सेंट्रल एशियन स्टेट्स शामिल. अफगानिस्तान इन सिक्योरिटीज़ को किसी तरीके से मैनेज कर लेना
और कनेक्ट कर देना पूरे उसको. एंड चाइना इज अ बिग प्रमोटर ऑफ सच आइडिया, एंड इट्स नॉट नाउ बड़े अरसे से है. रशियंस आर आल्सो प्रमोटिंग, बट देन अगेन इट कम्स डाउन टू द ग्रेट गेम in terms of how we call it the great game, because the great powers have their interest. आप सोचे, इमेजिन करें कि ये सब कनेक्टिविटी हो जाए, पाइपलाइंस गैस की आ रही हो, यहाँ से बड़ी 4 लेन रोड्स जो है जा रही हो, रेलवे लाइन जा रही हो थ्रू आउट अप टू रशिया. ठीक है, तो हम लोगों को वुड वी बी लुकिंग टुवर्ड्स यूएस, वुड बी लुकिंग टुवर्ड्स यूरोप. आई थिंक दैट्स द होल पॉइंट इन हाउ थिंग्स दैट कैन हैपन are not allowed to happen by the powers that don't want them to really. So I think इसमें ये बहुत issue है, and Pakistan is in a difficult situation in terms of how we have been in the American bloc for such a long time. और अब हम जब कोशिश भी करते हैं या एकेडमिक वर्ल्ड में या मेरी तरह के लोग को इस तरह की बात भी करते हैं, तो उसको जो है वो it's in the minority in terms of how it's not taken seriously as well, because obviously yeah. इंसान अपने 20 साल पिछले देखता है, वो कहता है यार दुनिया ऐसी है, तुम कैसे आके कह रहे हो कि कुछ बदल. So that leads to my next question. Do you think the US right now is under stress? चाहे वो financial stress हो, because their own economy seems to be, it's not really playing out in the most beautiful ways. $35 trillion of debt. वहाँ पर within America there are a lot of commentators who are now beginning to say कि यार ये unsustainable है, जो post modern sort of crony capitalism या finance capitalism जो चल रहा है. Similarly, आज के modern day US को मैं देखूं तो मुझे कुछ weird similarities with USSR नज़र आती हैं, जिसमें वो एक बहुत बड़ी इकोनॉमी क्लेम तो करते हैं, लेकिन वो बहुत सारा पैसा जो है ना वो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में लग रहा है. और हमने ये देखा है, ग्रेट पावर लाइक रशिया वो मिलिट्री माइट में बहुत आगे थी, उसको आप टच नहीं कर सकते थे विद द न्यूक्लियर आर्सेनल एंड द ओवरऑल स्ट्रेंथ. लेकिन कोर इकोनॉमिक्स वाज द रीजन व्हाई इवेंचुअली इट कोलैप्स्ड, राइट? बिकॉज वो इंटरनल कोहेजन को अफेक्ट करती है. And we're now beginning to see a lot of that chaos emerge in the US as well, where inequality is rising, homelessness is rising, immigration is becoming a problem, polarization उसकी वजह से हो रही है, and वो economic cracks नजर आना शुरू हो गए हैं, जिसमें people who've actually been to, let's say, China and the US, वो आके ये बात करते हैं, वो कहते हैं यार US is third world. China is they've built for the future, right? So while China was investing its capital into building its infrastructure and building its society, the US was spending its capital in bombing countries all over the world. And so it's increasingly, to me particularly, it seems like चाहे वो लोगों को इस वक्त आया नहीं हुआ, but ये अगले 5, 8, 10 सालों में आया हो जाएगा, कि जो current direction है वो sustainable नहीं है, और the emperor does not have clothes, and you will all see it, right? In that context, would you echo this sentiment, and would you say that the US is under a lot of stress right now? I am so glad, Muzamil, that you mentioned one, USSR और किस तरीके से they invested so much in the military that they ended up getting disintegrated. Two, that you mentioned China also. और मैं to answer your question के what will become of US, I would like to, China के related मतलब I would like to quote. देखिए, China जब revolution आया तो there was this quite buzz, or China was trying to again industrialize, और उसके generals में शामिल था. Generals, when I say not a uniform general, was Deng Xiaoping, in terms of how he stood up and supported Chairman Mao in creating the China that he was creating. But then down the line he realized, होता क्या है कि कोई लीडर की क्वालिटी है जब वो कोई बात करता है. Deng Xiaoping was a great leader. Down the line somewhere he mentioned that उसने realize किया कि communism was not really taking them anywhere. It has to be a mixture of capitalism and communism. Now अब China है कुछ ऐसा. That he mentioned that to catch a mouse, it doesn't have to be a black cat or a white cat. As long as the cat catches a mouse, it's a good cat. What he wanted to say was that, it doesn't have to be communism actually that needs to take us forward. It can be any system, but as long as we are able to raise the standard of life of our people. And when Chairman Mao realized that ये कुछ ऐसी बातचीत हो रही है, so वो Great Leap Forward के time का revolution था. उससे second revolution Chairman Mao ले आया, which was cultural revolution, which was to reinforce his communism and not allow people to understand what
what Deng Xiaoping was saying, and he put him in the jail also. But then वो कहते हैं ना, लाइफ में क्रिटिकल जंक्चर्स आते हैं, इंसान की लाइफ में और स्टेट्स की लाइफ में. चाइना की लाइफ में जो क्रिटिकल जंक्चर आया वो था 1976 में, जब चेयरमैन माओ की डेथ. एंड द सेम पर्सन वाज पुट बिहाइंड द बार्स, डेंग ज़ाओपिंग, नाउ द वर्ल्ड. अब जो आपके बहुत से फैक्ट्स जो वर्ल्ड शो करती है ना, जिसमें बताती है कि पॉवर्टी जो है कितनी ज़्यादा कम हो, उसमें 600 मिलियन चाइनीज जो पॉवर्टी लाइन से ऊपर लाने का जो क्रेडिट है वो डेंग ज़ाओपिंग. बिकॉज दैट पर्सन व्हेन ही केम, ही started creating a China that he created. By giving this example, what I was trying to say was that the critical junctures that are negative or positive, हर स्टेट की लाइफ में और हर पावर, चाहे आप रोमन से शुरू करें, the great powers have always better decline. You can't stay. Greatness is not eternal. ठीक है? This is I think the philosophy of the within international relations. Great powers have always had their good times and then they have declined and perished. Americans, me and you, we can't put a marker कि भाई अगले 10 साल में 20 में. I can't do that. But मैं ये जरूर कहूँगा, it is on its way, वो पाथ फॉलो कर रहा है जो डिक्लाइन की तरफ जाता है, और वो आपकी आर्गुमेंट से मैं निकालता हूँ. देखिए, इस वक्त 2 थिएटर तो है. अमेरिका वाज स्पेंडिंग $300 billion per day when it was fighting Afghan war. 20 साल लड़ी, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स. देखिए, अमेरिका पास सबसे अच्छा तरीका क्या है, मेरे और आपके पास जो नहीं है, वो डॉलर छाप देता है. बिकॉज डॉलर, that is why the world wants to de-dollarize, because America is in huge debt, but it manages its economy like that. So the part that I'm saying is because this great investment military की जो ये कर रहा है, and देखें, जो चाइना is again looking at Ukraine, and उधर से हमें 2 चीजें मिलेंगी. मेरे हिसाब से Putin is not going to back off. He is not made of the material who would be pushed back. He will continue to freeze the line जहाँ पे वो है, maintain status quo, and ask Ukraine to stay neutral. The moment it says that हम neutral रहते हैं, it will sit on the negotiating table with it. And, we might see an end to the war अगर Trump निकले. But China इसको देख रहा है, और चाइना का भी जो ताइवान के साथ मसला है, we understand. President Xi is very, very confident in the way that he's been saying कि मुझे ये this is part of mainland China, और हमें नहीं पता कि कब क्या हो सकता है. That's why earlier I was saying कि कौन सा इवेंट सुबह उठेंगे, क्या होगा, we are not sure. तो अगर एक और थिएटर खुल जाता है अमेरिका के लिए, जस्ट इमेजिन, ऑलरेडी यूक्रेन में प्रॉब्लम है, गाजा में, मिडिल ईस्ट में प्रॉब्लम चल रहा है, और चाइना का भी ऐसा कोई इशू हो जाता है. सो देयर इज अनसस्टेनेबल हो जाएगा in terms of managing. Managing one war is difficult. Managing 2 fronts would be more difficult, but managing 3 would become impossible. So I think from the unipolar moment, जिसमें America was on by itself, it opened up a lot of fronts, and it thought that it would, just be able to create the kind of world, liberal international world जो बनाना चाहता था through a very militarized foreign policy. मैं शायद बना लूँगा, नहीं बनी. अरब स्प्रिंग भी आया, सारा मिडिल ईस्ट में आग फैली, क्या कुछ हुआ. एंड नाउ आई थिंक आई डोंट थिंक सो. यूएस हैज, देखिए, सबसे बड़ी ज़रूरी जो चीज़ है एज अ ग्लोबल हेजेमॉन, वो क्रेडिबिलिटी, मॉरल क्रेडिबिलिटी बहुत इरोड हो गई है यूएस की. और जो आप अभी ग्लोबल साउथ की बात कर रहे थे, अफ्रीकन कंट्रीज की बात कर रहे थे, पीपल आर इन दिस इंफॉर्मेशन एज, ये जो सारे इमेजेस है हमारे सामने आते हैं, वी लुक एट व्हाट्स हैपनिंग एंड हु इज डूइंग व्हाट. अमेरिका has lost its standing as a great power that promotes justice and fairness. आप अगर ये बेसिक चीजें जो कि आपकी क्रेडिबिलिटी को इंश्योर करती है, अगर आप वो नहीं करते तो आप यू स्टार्ट losing support. And when you talk about losing support in international relations, you're talking about losing alliances. You're talking about losing partners. You're talking about, the disengagement. And these are the things that matter more for great powers. पूरे continents जो है वो अगर देखने लग जाएंगे towards China and Russia,
So that's a very difficult situation for US. And वो snowball करती है, right? So it doesn't really happen all at once. It slowly snowballs itself into a bigger, wider change in the world order. You mentioned Russia and China towards the end, and I want to understand, how do you see these two, very separate, very powerful countries together? We heard that last time Cold War ke time ke upar Pakistan was instrumental in bringing China, as a friend, potentially, or at least start building relations with the US. यूएस की जो प्रेसिडेंशियल डिबेट है उसमें भी बड़ी बात होती है कि जी चाइना को काउंटर करने के लिए ट्रम्प साहब कहते हैं कि हमें रशिया से दोस्ती करनी है ताकि हम उनको वापस खींच सकें. बिटवीन रशिया एंड चाइना की बड़ी एक इंटरेस्टिंग वे है ऑफ बीइंग वेरी क्वाइट विद व्हाट दे आर डूइंग, व्हाट दे आर प्लानिंग, व्हाट दे इवन वांट, राइट? वो बस आपको गेस करना पड़ता है, वो आपको गेस वर्क पे ही छोड़ के रखते हैं. And so when I try to understand Russia and China, it's like वो chest thumping वाली relationship नहीं नजर आती कि we are the best friends and we're going to support each other into oblivion or towards success. And again, दो इतनी बड़ी powers जब साथ होती है ना, तो ये बड़ा एक tricky सी situation होती है, क्योंकि वो अपने interests में चल तो रहे हैं, but at what point do interests become competing? जब हम let's say अफ्रीका में चले जाते हैं या आगे भी चले जाते हैं, तो एट द एंड ऑफ द डे बॉटम लाइन सबको सेम ही चाहिए कि यार हमें अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स चाहिए, हमें इंश्योर करना है कि हमारी इन्वेस्टमेंट्स हों और लॉन्ग टर्म पे हम उससे रिवॉर्ड्स रीप करें. सो हाउ डू यू सी द रशिया चाइना रिलेशनशिप, एंड पर्टिकुलरली टुडे as well as in the future? Let's assume that a different world pops up 10-15 years from now, and the world goes from a unipolar to a multipolar world, and regionalization as you put it वो हो जाती है. तो उसमें आप इनको दोनों को कैसा देख रहे हैं? वो आपने बड़ा अच्छा कहा कि वो जो तकलीफ होती है ना किसी एक ग्रेट पावर को, जब वो दूसरी दो पावर्स, इस तकलीफ से अमेरिका 1950 में गुजर चुका है, जब चाइना और सोवियत यूनियन दे अलाइड एंड अमेरिकन्स वर इन डीप ट्रबल. हेनरी किसिंजर जो है, people have both kinds of views about him. Some think that he was a very great tyrant. And I think he was the greatest diplomat that 20th century produced. उनके तीन काम थे. एक उन्होंने दितान किया, दूसरा चाइना को जैसे आप बता रहे हैं, he brought it back and उस अलायंस से निकाल दिया, एक पोजीशन दे दी, वर्ल्ड रिकग्निशन दे दी. तीसरा एक मिडिल ईस्ट में एक ऑर्डर क्रिएट किया which existed and lasted for about 30 years. Currently, I think जो रशिया और चाइना है, they have obviously said that their partnership is unlimited. That's the word that we subscribe now to this partnership, because that's what they say. Engagement बहुत intense है. I think interests बहुत common है. सबसे जो common interest है वो जो enmity है towards US. जो आप अगर कुछ सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आई थिंक जो उनकी डिफरेंसेस हैं या जो उनकी प्रॉब्लम्स है विद यूएस, आई थिंक दोनों के कॉमन है. इन टर्म्स ऑफ हाउ, लाइक मैंने पहले कहा था कि वो पावर्स जो है वो इंगेज करेंगी या कम्पीट करेंगी या आप उन्हें कंटेन करेंगे. सो अमेरिका ने तीनों में से सबसे वर्स्ट ऑप्शन लेके दोनों को कंटेन करना चाह रहा है. तो वो आई थिंक इज ब्रिंगिंग देम मच क्लोजर बिकॉज ऑफ हाउ अमेरिका इज ट्रीटिंग बोथ ऑफ देम. एंड वन हैज रिसर्च, द अदर हैज रिजन, एंड बोथ, I think, despite sanctions and other things, problems to create होंगे, but they will be able to sustain themselves. And the more they get closer, this sustainability will become much, better और ज़्यादा अच्छे तरीके से हो सके. तो मैं फ्यूचर में इनको, जब तक अमेरिका is trying to reassert itself, continue to become a hegemon in terms of how pivot Asia Pacific की जो policy है, well, again, although it is now backfired and it is again being drawn back into Middle East, so it has issues. But even if it considers that this century, 21st century, is the Asia century, and it needs to be not only physically present here, but economically and through other mechanisms को करे. अमेरिका के देखिए, मैंने खिलाफ बहुत बात की है, लेकिन कुछ उनको क्रेडिट भी हमें देना चाहिए. In terms of how जो ग्लोबल ट्रेड है उसको एक सिक्योर रखा हुआ है, इन टर्म्स ऑफ हाउ हमें लगता है कि बड़े आसानी से चीज़ें मूव कर रही हैं, बट देयर इज ए काइंड ऑफ सिक्योरिटी जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ग्लोबल हेजेमॉन ले लेता है, जिसकी वजह से सब चीज़ें चल रही होती हैं.
I think you should give the credit where it is due. But इन दोनों पावर्स के केस में they need their space. और उनको लगता है कि जो उनको स्पेस मिलना चाहिए, पॉलिटिकल स्पेस भी, और इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेटेजिक स्पेस, जो उनका जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंसेस हैं उनके अंदर जो आके इंटरफेयर कर रहे हैं. लेकिन साउथ चाइना सी, चाइना कहता है कोई काम नहीं है तुम्हारा उधर आके मुझे बताना कि क्या. ऑल्दो इश्यूज हैं वियतनाम के साथ और सिंगापुर एंड ऑल द अदर countries that are there, but China thinks that that's the gateway to its eastern coastline. और अगर उधर उसने अलाउ किया तो उसको इशू होंगे. बट अमेरिका आकर उसको चैलेंज करना चाहता है, एंड दैट्स वेयर वी हैव प्रॉब्लम. सिमिलरली रशिया को. सो मेरा ख्याल ये है कि ये अमेरिकन डोमिनेंस और अमेरिकन मेथड of continuing to move out thousands of miles and try and dominate the sphere of influences of the other great powers would continue to keep the contest between them going on. And the more it goes on, there are more chances of skirmishes and problems and maybe unintended consequences of what you might do. Because wars जो है, I think दो बड़े reason है जिसकी वजह से wars होती है. एक fear की वजह से और एक ग्रीड की वजह से. फियर जब आप कहते हैं तो ये रशिया इज वेरी अफ्रेड एंड फियरफुल ऑफ व्हाट माइट हैपन if the NATO is right on its doorsteps. यूक्रेन में भी NATO की. So that's the fear it has. और ग्रीड की जब मैं बात करता हूँ तो आई थिंक वी कैन एसोसिएट it with how something might happen in future in Arctic, because उधर भी बहुत रिसोर्सेज पड़े हैं एंड नेक्स्ट ग्रेट फ्रंटियर उधर. और ये दोनों पावर्स का भी बहुत इंटरेस्ट है उधर. और एशिया का सबसे क्लोजेस्ट रूट भी अगर वहाँ से खुल जाए, और जैसे क्लाइमेट चेंज आ रही है, और if the possibility exists, that's the shortest route that is there towards Asia. That's a good thing. तो आई थिंक ये दोनों फैक्टर्स हैं जो एक क्लोज लेकर आ रहे. और ये आई थिंक आप ये नहीं कह सकते. आई वुड बी ऑनेस्ट, आई डोंट थिंक सो दैट यू कैन से इट्स अ permanent relationship that is binding them together as two powers which will stay like that. We've seen how flipping anytime soon. Matlab, not anytime soon. Not until we have the issue of Taiwan going on. Not until we have the issue of the Ukraine going on. Because ये दोनों के sphere of influences के अंदर common interests है जिसको oppose करना है USA. So as long as these issues are there, they will be connected to that. Right. I want to bring Trump into this equation, and I feel like Trump is increasingly misunderstood by much of the world and also much of Pakistan particularly. My opinion on Trump, I'll explain that a little bit, and then maybe I would love to have your opinion on how it might pan out. But US का जो हमने financial system का के हवाला दिया, I think Trump is a manifestation of the increasing inequality and the increasing problems within the economics in the US, जिसमें वो ये कह रहा है कि यार, we need to stop spending money on our military, we need to stop spending money on useless forever wars. And जो तीसरी most important चीज़ जो कि उस last tenure में हमने देखी, where he sincerely threatened NATO कि यार मैं तुम्हारी funding काट दूंगा, right? And that was, a lot of people really missed that. वो कहते हैं यार पता नहीं, हाँ ठीक है, whatever, but it was a very powerful statement in terms of the repercussions it might have. And we also know that Trump is backed by a lot of these sort of industrial capitalists, opposed by a lot of finance capitalists. So finance capitalists जो हैं वो कह रहे हैं कि यार इंडस्ट्री हो या ना हो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम डॉलर प्रिंट करेंगे, मिलिट्री हेजीमनी बरकरार रखेंगे, दुनिया भर की इंडस्ट्री से माल खरीदते रहेंगे. इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट कह रहा है कि यार जब हम कुछ बना ही नहीं रहे तो हम कब तक अपनी एक लैक ऑफ प्रोडक्टिविटी को लॉन्ग टर्म चला सकेंगे. सो वी नीड टू रिट्रीट अ लिटिल बिट, we need to focus our capital into the US. We need to build infrastructure. We need to build great companies in the US. And उसमें हम AI को leverage करें, हम robotics को leverage करके, human capital को reduce करके हम जो है वो manufacturing वापस अमेरिका में लेकर आएं. But we need to bring productivity back to the US. And so the way that I see Trump and a potential Trump regime is that we're going to see a window of change. Where when Trump comes in, he is going to go towards, it might not look like it, but he will be going towards a retreat potential, जिसके अंदर वो inwards focus कर रहा होगा, चाहे वो fiscally हो, चाहे वो even अपनी policy of diplomacy में हो, right? कि not very aggressive militarily,
definitely aggressive towards China in terms of competing in business and economics and so on and so forth, but not necessarily as aggressive in militarily. And when such a retreat comes, तो वहाँ पर opportunity then आती है पूरी दुनिया के लिए, breathing space आती है, जिसमें they then realign how they see the world, how they see great powers. उस context में, if let's say Trump comes in and he says कि भाई, you know, why are we wasting our resources in Ukraine? Let's go. क्योंकि we've seen कि previous times जब negotiations की बात हुई है, so the US has been either opposing it or sabotaging it a couple of times as well, right? Turkey की जो talks हो रही थी. So maybe we might just see यार ठीक है, let's negotiate, let's give Russia what it wants, let's retreat a little bit. In that context, do you see कि उस negotiation में कुछ Trump can negotiate कि यार जो Russia and China की जो एक sort of honeymoon period चल रहा है in the backdrop of a security problem with the US, वो शायद break हो सकता है, whether if potentially Trump tries to negotiate that. I think that's a very interesting question because जिस तरीके से आपने ये कहा ना, because Trump is in his last tenure, he was very anti China in terms of how we had issues China के साथ trade के and other issues, and we found out that China was not being engaged in what now his policy was more to contain it, and that becomes a real great reason for how if Trump extends diplomatically engages Russia, so there can be issues in how China के साथ अगर understanding उस level पे नहीं है, so there can be some disruptions in terms of how both these partners, Russia and China, are moving forward. But as far as Trump's second term, first time around it was the one great different policy that he had was America first. और उसके अंदर आप सब कुछ जो आप मेंशन कर रहे थे कि NATO को उसने ऑब्सोलीट कह दिया, और इसलिए कह दिया because he thought that जो contribution Americans की है in terms of defense NATO के expenditures पे, वो इतनी ज़्यादा है कि वो जो 2% of each country, member country that was supposed to get, they were not giving it. So he thought, why should we take over the, like he was looking at everything which was externalization, say he was getting out and internalizing war. And it was very popular with the Americans because they wanted, and they were all the time, reading all the places कि हम अफगानिस्तान में क्यों स्कूल बना रहे हैं, हम उधर क्यों दे रहे हैं, वो कर रहे हैं, जो हमारे अपने प्रॉब्लम्स हैं. And he became very popular and a populist leader. Why? Because he was like, it was resonating with the American public that yes, America first means that हमारे problems are resolved. I think जो दूसरा factor आपने mention किया, it's about the establishment. Like I will call it the American establishment, the Pentagon, the CIA, the White House, the Senate and the Congress. America election से पहले November में we have the House of Commons and Congress के, and that then I think are more important in whether Republicans or the Democrats would dominate. That it's a lot of reflection on how Trump, if he gets elected, तो वो कुछ कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे. But I think again, जैसे मैंने पाकिस्तान में कहा कि Imran Khan was more about anti-status quo. So Trump, again, with a very long history of Americans, we continue to divide American presidents in terms of how they are pro-war and anti-war. And मैंने पहले भी mention किया था that Trump is somebody जिसके first tenure में America did not enter into war. And he's pretty much, because he internalizes, he wants to stay away from commitments जो America को ज़्यादा it kind of squeezes on its economy, or it starts eating up on its economy. I think so ज़्यादा chances यही है that there will be a repeat of what he said. But उसके अंदर जो loss है, I think वो जो global partnerships आप देख रहे हैं, जो global engagement आप देख रहे हैं, जो पहले भी he walked out of the Trans-Pacific alliance, उस partnership से निकल गया, and he would he would not be pretty much interested in considering America as the policeman of the world. वो position उसकी President Trump की नहीं रही. How would that now happen, especially when he's claimed that मैं खत्म करा दूंगा Ukraine war को फौरन? I think that मैं उस पे इसलिए believe करता हूँ कि इनका equation है with President Putin, and there he might be able to diplomatically
manage something that the world is looking forward to. And मेरा ये भी ख्याल है कि वैसे बहुत से स्कॉलर्स ने लिखा भी है, कहा भी है, एंड एक perpetual war was one of the article that I think Emil Kant wrote. उसमें उन्होंने बोला कि जो ग्रेट वॉर्स है, जो वॉरिंग नेशंस हैं, एक स्टेज आ जाती है जहाँ पे आप यू गेट एग्जॉस्टेड एंड द ओनली थिंग दैट यू लुक फॉरवर्ड टू is some kind of way to get out of them. Israel के बड़ी peculiar circumstances हैं. They are quite different. Israel ने इससे पहले कभी जो वॉर है वो अपने बॉर्डर्स के अंदर नहीं लड़ी. Israel वो always aggressed and went out and you know Sinai Peninsula भी ले लिया, उधर से Golan Heights भी ले ली, you know, West Bank, all this. It always ये पहली दफा that it is fighting within its borders और जैसे लग. And then it's not only Hezbollah and Lebanon, but there is this proxy war, Syria भी है, उधर से Iran का भी और Houthis भी, and a lot of problems. And I think it's like into a lot of mess. And then कुछ उधर से हमें जल्दी ठीक होता नजर नहीं आया. यूक्रेन का है, इस we have some hope के वो ठीक हो जाएगा, but in Israel I have less hopes के. Makes sense. I want to wrap this up and I want to ask you this one question. Wider जब आप देखते हैं ना, तो there is this increasing polarization across the world, both internationally and domestically, right? So इस सिर्फ पाकिस्तान को देखते हैं, वो कहते हैं यार हमारी तो इंस्टेबिलिटी है, हमारी हम बार बार बात करते हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाए ना तो सब सेट हो जाएगा. But it seems like this is not just a Pakistan specific problem. You go to the US, crazy political instability and polarization. You go to much of Europe and they're all about east left wing and right wing, and उनका बड़ा aggressive. France में recently क्या हुआ वो हमने सबने देखा between their political systems as well. And so to me it's increasingly looking like के the population of the world जो के increasing inequality से तंग आ चुकी है. बड़ा एक interesting, मैं बार बार उस ग्राफ का हवाला देता हूँ. बट वो मुझे लगता है कि इज एट द हार्ट एंड कोर ऑफ व्हाट वी आर सीइंग राइट नाउ, वेयर 1971 का जब डॉलर का गोल्ड के साथ पैक खत्म हुआ ना, तो हमारी जो प्रोडक्टिविटी थी दुनिया की वो बढ़ती गई, वो पिछले 3 से बढ़ रही थी. तो द ग्राफ बेसिकली प्लॉटेड प्रोडक्टिविटी with compensation for the average consumer or the average producer, जो employee है, so on and so forth. It up until 1971 it was growing together. So जैसे जैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ती थी वैसे वैसे कॉम्पनसेशन बढ़ती थी. जब आपने गोल्ड पेग खत्म किया तो कॉम्पनसेशन ऑलमोस्ट प्लेट्यूड and so productivity kept on growing, right? So वो जो absorption थी of compensation for that additional productivity, वो आपकी चली गई at the very top. जो आपकी again finance capitalist है या industrial capitalist है, the one who owns the shares, the one who owns the वो. And मुझे increasingly ये लग रहा है कि now the world in the small pockets everywhere is beginning to revolt against that system. और ये हमने हिस्ट्री में हमेशा देखा है, इनइक्वालिटी बढ़ती है, रिवोल्ट्स होती हैं, वो रीडिजाइन होता है पूरा सिस्टम, और फिर उसके अंदर जो है ना थोड़ा सा बेहतर होता है, एंड देन आहिस्ता 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 ह्यूमैनिटी का वो एक ग्रीड का एलिमेंट है जो हमेशा उसकी तरफ लेकर जाता है. मुझे ये लग रहा है कि we're in that cycle. वो पोलराइजेशन पूरी दुनिया में हर जगह पे वो मसाइल चल रहे हैं. इवन नेक्स्ट डोर इंडिया जिसमें हम बहुत कहते हैं कि माल काम चल रहा है, बांग्लादेश में हमने रिसेंटली देखा ये एग्रेशन, ये खप, ये प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं. पहला तो आई वांट टू अंडरस्टैंड what do you think is going to be the impact of this increasing chaotic environment and increasing polarization on the world, on the region, and then to Pakistan? क्योंकि बड़ी आजकल ना एक तरफ लोग आके कहते हैं कि यार ये तो ठीक है, होता है, हमेशा होता रहा है, सब सेट हो जाएगा, बट एक तरफ मुझे बहुत स्कैरी किस्म की आवाज़ें आना शुरू हुई हैं, बड़ी रिसेंटली आना शुरू हुई हैं, बड़े एकेडमिक सर्कल्स की तरफ से आना शुरू हुई हैं. एकेडमिक्स से फ़ायदा ये होता है कि वो फियर मॉन्गरिंग कम लगती है और वो एक्चुअल सीरियस बात ज़्यादा लगती है. But I'm hearing, words like balkanization of Pakistan. I'm hearing words like, disintegration of Pakistan. That doesn't feel good. As someone who was born in 1990, I did not go through what my father went through with the separation of Bangladesh, right? जो reality shift होती है ना, और वो reality में still East Pakistan was far away. I think the trauma that we might face if KPK या बलोचिस्तान वो एक अलग कंट्री बन जाए, वो कुछ सोच भी नहीं सकता. वो एक
एक ऐसी रियलिटी है जो कि कभी किसी ने इमेजिन भी नहीं की, और उसके बारे में जब कोई आके बात करता है तो इट्स आई फील लाइक देन बड़े लोग सीरियस होके कहते हैं कि ओके हाउ डू वी फिगर दिस आउट. How do you see that polarization? Do you see increasing chaos? Do you see increasing reshaping of reality, as I'd put it? या do you think कि ठीक है वो एक जगह पे जा रही है, पीक करेगी, बट वहां पर से eventually it has to find some sort of balance? Uh, there is an objective reality and there is subjective reality. As a person from the academic world, I believe in the objective, empirical evidence or logical reasoning in something. Even when I say that it is raining, I should be able to see that it is raining. But when you say that it looks beautiful when it rains, it might look beautiful to you, but मुझे हो सकता है उससे बड़ी प्रॉब्लम हो, कीचड़ हो जाए, छतरी नहीं है. So that's subjective. हमारी कंट्रीज के अंदर बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव रियलिटीज हम क्रिएट कर रहे हैं. एंड रियलिटी क्रिएट कैसे होती है? यू आर अ बिग एक्सपोनेंट ऑफ दैट. रियलिटीज आर क्रिएटेड बाय शेयरिंग इंफॉर्मेशन. और इंफॉर्मेशन जो है वो इट क्रिएट्स इंफॉर्मेशन क्या है? इट्स बेसिकली समथिंग दैट वी सीक बिकॉज हम सच की तलाश में, और वो इंफॉर्मेशन जो हमें वो सच दे देती है. पर सारी सच्चाई जो है वो परफेक्ट रियलिटी, देयर इज नो 100% रियलिटी ऑफ एनी. आपके सवाल पे मैं कहना चाहता हूँ, देखे जब से दुनिया बनी है देयर हैज बीन अ मास्टर एंड स्लेव रिलेशनशिप. बट एवोल्यूशन का प्रोसेस आया, रिनाइसेंस आया, एनलाइटमेंट आई, एंड लोगों को समझ आ गई. मास्टर एंड स्लेव रिलेशनशिप वेस्ट में जो ख़त्म हुआ, कैसे हुआ? वहाँ पे भी मास्टर है, बट मास्टर वहाँ पे रूल ऑफ लॉ है और लोग उसके स्लेव हैं. हमारे यहाँ पे जो उन्होंने मास्टर से जान छुड़ाई, द लैंडलॉर्ड्स, द फ्यूडल लॉर्ड्स एंड ऑल दोज small little fraction of people who continue to impose themselves on you, they continue to exist. And वो मास्टर एंड स्लेव रिलेशनशिप है. दूसरी चीज़ मैं समझता हूँ कि रूल ऑफ लॉ कान पकते हैं ये सुन के. मुझे लगता है कि इससे बढ़ के एक और चीज़ है जिसका हम जिक्र ही नहीं करते, वो है प्लूरलिज्म. और प्लूरलिज्म क्या है? प्लूरलिज्म है जो हमारा मसला है आज स्पेसिफिकली. प्लूरलिज्म इज हाउ power is best expressed. It is best expressed by sharing. Or division and separation of power. And pluralism in terms of sociability or in terms of society is how everything is shared and everything is, har ek can do what he or she wants. A pluralist society would be a society that would be at peace with itself. मैंने एक just to say to add to लास्टली आपने जो पूछा है, मैं जब रशिया में था तो टर्गेनेव इज वन ऑफ अ वेरी ग्रेट राइटर. 20th सेंचुरी का लिटरेचर का बड़ा फेमस राइटर है रशिया के. एंड फादर एंड सन इज वन ऑफ हिज फेमस नॉवल, टॉप नॉवेल्स. उसमें ब्रेजनॉफ एक कैरेक्टर है डॉक्टर का. तो आई वॉज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ निहिलिज्म. निहिलिज्म बेसिकली मीन्स नथिंगनेस. तो मैं उस पर गया, जब देखा तो मुझे इस नॉवल का, एंड आई स्टार्टेड रीडिंग इट. मेरे को टाइम हुआ, आई स्टार्टेड इट, एंड देन आई रियलाइज्ड कि उसका जो कैरेक्टर था, ही वाज अ डॉक्टर, एंड फॉर हिम नथिंगनेस मेंट दैट ही वुड नॉट रिवॉल्ट, बट ही वुड be in a conflict situation with everything, with every authority, with everything, because he would question that so much. कि ये क्यों ऐसा और क्यों ऐसा नहीं. For him, nothing was perfect. And he would continue to believe in that, and people were not comfortable with it. But what the author was trying to highlight was the people that you are more uncomfortable with are the people which are actually giving you the true lessons. Because वो शायद खौफज़दा नहीं है, या वो आपको बताना चाह रहे हैं वो क्या ठीक समझते हैं, गलत समझते हैं. आई थिंक ये भी बहुत बड़ी चीज़ है जो हमें डिवाइड कर रही है in terms of how what we are unable to do here in our society today, in what the West and the enlightened society has been able to manage. कि हमें भी इन ऐसे लोगों को जो बातें करना चाहते हैं, जो समझते हैं हमारी अच्छा है बुरा क्या है, उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, उनको सुन लेना चाहिए, उनको बोलने देना चाहिए, rather than putting up puppet shows and promoting people who are and the youngsters. मैं इनसे बहुत इंटरेक्ट करता हूँ, उन्हें पढ़ाता हूँ.
None of them is now interested to listen to them. Really, I'm telling you a fact. Not many youngsters align with what, we need to understand that मैंने आपसे पहले कहा था सबसे खुश इंसान दुनिया पे वो है जो रीजनेबल है. ये यंगस्टर्स जो है ना, डिस्पाइट द स्ट्रेस दैट दे आर इन, दे आर वेरी रीजनेबल. और इनको समझ आती है कि ठीक क्या है, गलत क्या है. यू कांट इन टुडेज वर्ल्ड promote an agenda or create networks that would, kind of create a story or a storyline that would be conflicting with the reality, which is the actual reality that is there. तो उससे बहुत प्रॉब्लम्स होंगे. तो आप जो पोलराइजेशन की बात करें, देयर आर वेज दैट वी कैन एंड दिस पोलराइजेशन. व्हाई नॉट, एंड व्हाई शुड वी बी पोलराइज? मैं तो ये समझता हूँ कि आपको ना हर एक को अकोमोडेट करना चाहिए. जो प्लूरलिस्टिक सोसाइटी में कहता हूँ, भाई जिसने हिजाब लेना है उसको लेने दो यार, जिसकी जो आइडियोलॉजी है उसको वो फॉलो करने दो. बट इतना तो कर लो, अगर आप हमारे लीडरों पर इकट्ठे बैठ के ये तो कर लो कि यार हम एक दूसरे के साथ मिल के चलेंगे, इस मुल्क को आगे लेके चलेंगे और सब लोगों को स्पेस देंगे जैसे वो करना चाहते हैं. तो जो लोग एक लिबरल इन्वायरमेंट में रहना चाहते हैं उनको भी आप रहने दें यार. अगर उनकी जो सोच है वो जैसे उनको, तो वो आपकी जब तक एज लॉन्ग एज दे डोंट इंटरफियर इन योर लाइफ, we should be able to live together in that. And it's the ideal thing that I'm talking about, but then that's how I think we need to find a solution to the problems that we are facing. Makes sense. Dr. Ali, thank you so much for taking out the time and sharing all that insight. I'm just gonna say कि बड़े कम लोग हैं जो कि टाइड के अगेंस्ट स्विम कर रहे हैं और वो एक्सप्लोर कर रहे हैं अपनी क्यूरियोसिटी में कि यार what, like everybody is saying this one thing, let me go out and research and try to study कि if the all opposite was true, what would that look like? It's a difficult thing to do. You hear people say all sorts of stuff, but I'm glad that you're doing it and thank you for your service. Because हमेशा वो बंदा चाहिए होता है जो कि आके आपको झंझोड़ सके और कहे, listen, there is an alternate reality being shaped. It was great being on your show, and something that I didn't say earlier. I didn't know how popular you were with the youngsters, and my kids told me that you're somebody who's really doing good shows, and I wish you all the best, and I hope that you continue to do good programs and continue to link up with the youngsters, our great future, the great future of foundation. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you for having me. Thank you, and for all of you guys, thank you so much for watching. अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा. Let me know in the comment section below what are your thoughts on a lot of things that we discussed today. Russia, China, Central Asia. क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान का future is better suited with the West, with the liberal world, or do you think कि पाकिस्तान जो है उसको ईस्टवर्ड देखना चाहिए है, रीजन की तरफ देखना चाहिए है, मिडल ईस्ट की तरफ देखना चाहिए है, सेंट्रल एशिया की तरफ देखना चाहिए है? I would love to hear your thoughts in the comment section below. But anyways, this was Syed Muzammil Hassan Zaidi. You're watching Thought Behind Things. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next one.